औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वेलकम टू माय चैनल वे डॉक्टर टॉक्स। आई एम डॉक्टर रिजवान जमाल। और जैसा कि आप पहले भी जानते हैं कि जब भी मैं एक नई वीडियो लेके आपके सामने पेश होता हूं तो इसका मतलब ये है कि हम कोई ना कोई अहम बीमारी, अहम जो डिज़ीज़ है जो मुख्तलिफ जानवरों में पाई जाती है उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ कुछ मखसूस एनिमल का इलाज करना, उनकी बीमारियां डिस्कस करना नहीं है। बीइंग अ वेटनेरियन मेरा कुछ फ़र्ज़ बनता है कि मैं सिर्फ कुछ मखसूस नहीं बल्कि हर तरह के जो जानवर हैं उनमें पाई जाने वाली बीमारियों के बारे में बातचीत करूं। फार्मर को इससे कह लें कि वीडियो से फ़ायदा हासिल हो और वो मेरी वीडियो को मज़ीद लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती, हेल्पफुल लगती हैं और आपको लगता है कि मेरी वीडियो देख के आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, आप अपने जानवरों की केयर टेक कर रहे हैं और उनका इलाज कर रहे हैं और उनमें आने वाली मुश्किलात का सामना कर सकते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। और जब सब्सक्राइब करें तो साथ बेल आइकन लाजमी दबा लें, क्योंकि जब भी आप बेल आइकन दबा लेंगे तो मेरी जितनी भी न्यू अपलोडेड वीडियो होंगी वो आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन के साथ मिल जाएंगी और आप उसको देख सकेंगे। तो आज हम जिस बीमारी के बारे में बातचीत करेंगे वो है ट्रिपनोसोमियासिस। जो ट्रिपनोसोमियासिस बीमारी है ये कुछ मखसूस जानवरों के अंदर पाई जाने वाली बीमारी है। मोस्टली हम पहले जो बीमारियां डिस्कस कर चुके हैं उसमें कैट की बीमारियां, बिल्ली की बीमारियां आती हैं, उसमें शीप गोट की बीमारी आती है, उसमें गाय भैंस की बीमारी आती है, काओ एंड बक की बीमारी आती है और इसके अलावा हम डॉग्स की बीमारियां भी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन आज की जो बीमारी है हम जो डिस्कस करेंगे वो मोस्टली पाई जाती है घोड़ों के अंदर और इसके अलावा कैमल्स यानी कि ऊँट के अंदर पाई जाने वाली बीमारी है जिसका नाम है ट्रिपनोसोमियासिस। अब ट्रिपनोसोमियासिस को हम आम इलाकाई ज़ुबान में सरा की बीमारी भी कहते हैं। अब सरा जो है इसको अगर हम इंग्लिश में कहें इसको रोटन कहते हैं। रोटन से मुराद होता है गलना सड़ना, यानी इस बीमारी के अंदर जो जानवर है उसकी बॉडी गलना सड़ना स्टार्ट कर देती है। इस बीमारी के अंदर अगर हम इसको एक समरी की सूरत में बयान करें कि कुछ अल्फाज से, कुछ चीज़ों से हम कैसे पहचान जाएंगे कि जानवर के अंदर ये बीमारी पाई जाती है, तो इसकी कुछ अलामात हैं जिसमें आता है टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, यानी जानवर को बुखार होना शुरू हो जाता है, उसका बॉडी का टेम्परेचर हद से ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसके बाद वेस्टिंग होता है ज़ाया करना, यानी कि उसकी बॉडी के जो मसल हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाएंगे, उनकी डेथ होना शुरू हो जाएगी, मसल गलना सड़ना शुरू कर देंगे जिसको हम कहते हैं वेस्टिंग। उसके बाद नेक्स्ट है अनीमिया। अब अनीमिया से मना होता है खून की कमी हो जाना, यानी कि बॉडी के अंदर नॉर्मल जो खून है उसकी कमी हो जाना अनीमिया कहलाता है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, जानवर की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, जो आँखों की जल्ली है, कह ले जो मुँह की जल्ली है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, वो क्या हो जाएगी, पेल हो जाएगी, येलो कलर की होनी शुरू हो जाएगी। कुटेनियस इरप्शन, स्किन के ऊपर आप कह लें जख्म बनना स्टार्ट हो जाएंगे जो कि फट जाएंगे और ऐसा लगेगा कि जैसे कि स्किन के अंदर ज़ख्म बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, जल्द के अंदर बहुत ज़्यादा ज़ख्म हो चुके हैं और उनमें से वाटरी सा फ्लूइड निकलना भी स्टार्ट हो सकता है, ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। कुटेनियस इरप्शन से मुराद है स्किन का फट जाना, उसमें से पानी का निकल आना, ज़ख्म का हो जाना। अब ये जो बीमारी है किस वजह से होती है, तो ये एक प्रोटोजोअल डिजीज़ है जिसको कहते हैं ट्रिपनोसोमा एवन्साई। अब ट्रिपनोसोमा एवन्साई जो है इसको हमने डिटेक्ट करना है और हम चाहते हैं कि लैब के अंदर हम सैंपल लेके जाएं और इसको डिटेक्ट करें। तो इसको हम ग्रो करवाते हैं मोस्टली नोवी मैकलियन नेकोली मीडियम के अंदर। ये एक मीडियम का नाम है जिसके अंदर इस ट्रिपनोसोमा एवन्साई को हम ग्रो करवाते हैं ताकि इसको हम डिटेक्ट कर सकें और इसकी ग्रोथ करवा सकें। अब आते हैं ये आगे ट्रांसफ़र कैसे होती है एक जानवर से दूसरे जानवर में। तो ये बाइट ऑफ फ्लाइज, यानी कि कुछ मखसूस मक्खियाँ होती हैं जिनके अंदर ये ट्रिपनोसोमा एवन्साई पाया जाता है और जब वो मक्खियाँ किसी जानवर को काटती हैं तो उसके अंदर ये बीमारी फैला
देती हैं। इस बीमारी को हम ट्रिपनोसोमियासिस को फ्रीक्वेंट स्लीपिंग सिकनेस भी कहते हैं। मतलब ये है कि जब ये किसी जानवर को काटेगी उसमें कह लें कि नींद आना या उसमें सुस्ती आना बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है। इसके साथ अगर हम बात करें तो ये बीमारी इंसानों के अंदर भी पाई जाती है। इंसानों के अंदर भी अगर मोस्टली जो अफ्रीका में रहने वाले हैं वहाँ ये जो मक्खी है, जो फ्लाई है, वो मोस्टली पाई जाती है, उसके अंदर ये वेक्टर ट्रिपनोसोमा पाया जाता है। और अगर वो मक्खी जो फ्लाई है वो इंसान को काट ले तो इंसान के अंदर ये प्रोटोजोआ चला जाता है, जिसकी वजह से उसमें भी सुस्ती आना शुरू हो जाती है और वो भी बहुत ही ज़्यादा आप कह लें कि नींद आना शुरू हो जाती है, सुस्ती काहली आना शुरू हो जाती है और उसको थकावट से महसूस होना शुरू हो जाती है। अब जिस फ्लाई का ज़रिए फैलती है उसका फ्लाई का नाम क्या है? उसको कहते हैं टबैनस फ्लाई। अब टबैनस फ्लाई भी इसको कहते हैं। इसके अलावा हेमेटोपोटा फ्लाइज भी हैं कुछ इसकी स्पीशीज़। इसके अलावा लाइपरोसिया ये भी इसकी स्पीशी है और इसके अलावा स्टोमोक्सी भी इसकी स्पीशीज़ में आता है। तो ये कुछ फ्लाइज हैं जिनके काटने से जो ट्रिपनोसोमा एमनसाई है वो आगे दूसरे जानदार में ट्रांसफ़र हो जाता है और उसमें जाके बीमारी की वजह बनता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं कैरियर। कैरियर कहते हैं वो चीज़ें जिनके ज़रिए बीमारियां आगे ट्रांसफ़र होती हैं। मतलब उनमें वो बीमारी नहीं फैलाते, बस उनके ज़रिए एक जानदार से दूसरे जानदार में आगे ट्रांसफ़र होते हैं। तो इसमें कुछ टिक्स भी आते हैं जिसका नाम है टिक्स ऑर्निथोडोरस। ऑर्निथोडोरस एक स्पीशीज़ है, ठीक है, एक जीनस है, उसके ज़रिए ये आगे फैलती हैं। कौन सी चीज़ें? ट्रिपनोसोमा एमनसाई। अब आते हैं पैथोजेंसिस की तरफ। जो पैथोजेंसिस है मैं पहले भी बता चुका हूँ कि किसी भी बीमारी के अंदर अगर हमें पैथोजेंसिस पता चल जाए कि बीमारी किस तरीके से जरासीम इंटर हुआ बॉडी के अंदर और फिर किस तरीके से आगे जाके उसने कौन कौन से बॉडी के जो पार्ट्स हैं, जो आर्गन है, उनको अफेक्ट किया है और उनमें बीमारी फैलाई है और आगे किस तरीके से जानवर जो है वो डेथ की वजह बना है। तो अब इसमें हम देखते हैं किस तरीके से ये बीमारी फैलाता है। तो पहले नंबर पे आता है कि मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स, मतलब जो खुराक खाई होगी, जो खाना खाया होगा, जो चारा खाया होगा, उसके ज़रिए जो प्रोडक्ट्स पैदा होते हैं उसके डाइजेशन से, उसकी वजह से, या फिर टॉक्सिन जो हैं बॉडी के अंदर कोई टॉक्सिन पैदा होती हैं, किसकी वजह से होती हैं? प्रोड्यूस बाय प्रोटोजोआ। जानवर की बॉडी के अंदर अगर ये जो जरासीम है ट्रिपनोसोमा एमनसाई चला जाए, उसके अलावा मेटाबॉलिक वेस्ट से टॉक्सिन उसकी बॉडी से पैदा होती हैं प्रोटोजोआ से। वो क्या करती हैं? वो ब्लड के अंदर जो खून होगा जानवर का, उसके अंदर ग्लाइकोजन का लेवल, शुगर का लेवल, या आप कह लें ग्लूकोज की मिकदार को बॉडी के अंदर कम करना शुरू कर देंगे। दोबारा मैं रिपीट करने लगा हूँ कि जब जानवर जो है उसकी बॉडी के अंदर टिक की वजह से या फिर फ्लाइज के काटने की वजह ट्रिपनोसोमा एमनसाई इंटर हो जाता है तो वो बॉडी में टॉक्सिन पैदा करना शुरू कर देता है। और जब ये टॉक्सिन पैदा होती है तो वो ब्लड के अंदर जाके वहाँ शुगर लेवल को, ग्लूकोज लेवल को या ग्लाइकोजन लेवल को कम करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही कम आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्लड की जो नॉर्मल कंपोजिशन होती है, जो नॉर्मल उसकी स्ट्रक्चर होती है से वो ब्लड बना हुआ है, हर एक चीज़ की डेफिनेट परसेंटेज होती है, तो वो डेफिनेट परसेंटेज क्या हो जाएगी? चेंज होना शुरू हो जाएगी, यानी कि चेंजेस प्लाज्मा कंपोजिशन होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो फिब्रिनोजन प्रोडक्ट है, फिब्रिनोजन से मुराद है फिब्रिन प्रोटीन होती है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। तो फिब्रिनोजन प्रोडक्ट क्या करेंगे? वो माइक्रोग्लोबुलिन इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। जब माइक्रोग्लोबुलिन इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे तो जो ब्लड की विस्कोसिटी है वो क्या हो जाएगी? गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे ब्लड गाढ़ा होना शुरू होगा तो ब्लड वेसल के अंदर जो ब्लड है वो क्लॉट करना शुरू कर देगा, जमना शुरू हो जाएगा। और जब जम जाएगा तो ब्लड की जो वेसल्स हैं वो बंद होना शुरू हो सकती हैं। उसके बाद काइनिन रिलीज फ्रॉम द एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स। अब जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर या जानवरों की बॉडी के अंदर कोई भी वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ दाखिल होता है तो उसकी बॉडी के अंदर एक
इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, एक एलर्जिक रिएक्शन आप कह लें स्टार्ट हो जाता है, जो कि बॉडी को उस खतरे से बचाने की कोशिश करता है। अब जो कैनिन्स है, जैसे ही जो कह लें कि बाहर से प्रोटोजोआ या टॉक्सिन वगैरह पैदा होंगे तो उनकी बॉडी का, जानवर की बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसके साथ एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बनाएगा और जिसकी वजह से कैनन रिलीज होना शुरू हो जाएगा। अब ये कैनन जो रिलीज हुआ है ये क्या करेगा, जो एंडोथेलियल परमेबिलिटी है, ब्लड वेसल की जो परमेबिलिटी है उसको इंक्रीज करना शुरू कर देगा। जब वो इंक्रीज हो जाएंगी तो ब्लड में से जो पानी सा है वो बाहर बॉडी के सेल में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर एडिमा होना शुरू हो जाएगा। एडिमा कहते हैं बॉडी के अंदर जगह जगह पे पानी का भर जाना, जो कि क्या होता है कि ब्लड वेसल्स की जो परमेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। नॉर्मल तौर पे उसमें से पानी वगैरह या उसमें से कोई भी चीज़ ब्लड वगैरह बाहर नहीं आता है, लेकिन जब टॉक्सिन पैदा होती है या प्रोटोजोआ के इफेक्ट की वजह से क्या होता है कि वहाँ की जो एंडोथेलियल लाइनिंग है वो परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसकी वजह से ईजिली वाटर और उसके साथ ब्लड वगैरह के सेल, जो ब्लड है वो बाहर आना शुरू हो जाता है और बॉडी के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाता है, इसको कहते हैं एडिमा। अब नेक्स्ट आते हैं कि इस बीमारी के अंदर कौन कौन सी अलामात हैं जो कि जानवर के अंदर नज़र आती हैं। तो इसमें आती हैं मोस्टली जो हॉर्स है, क्योंकि मैंने बताया कि ये बीमारी सिर्फ और सिर्फ 2 जानवरों में मोस्टली ज़्यादा पाई जाती है, बाकी में भी पाई जाती है, लेकिन हम 2 जानवरों के अंदर इसकी अलामात पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं हॉर्स एंड घोड़े के अंदर क्या होता है। तो उसमें मैंने पहले बता दिया था, बुखार होता है, स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा पसीना आना शुरू हो जाता है जानवर को, रिगर और बॉडी जो है अकड़ना शुरू कर देती है, नेज़ल डिस्चार्ज, बॉडी के नाक में से जानवर के पानी आना शुरू हो जाता है। पहले नंबर पे बुखार होता है, दूसरे नंबर पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, बॉडी अकड़ना शुरू कर देती है, और तीसरे लास्ट नंबर पे क्या होता है कि उसके नाक से पानी आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा मसल ऑफ हाइंड क्वाइट एट्रोफाइड, यानी कि जो पीछे वाली लेग्स हैं, जो पीछे वाली टांगे हैं, वहाँ के जो मसल हैं, जो थाई मसल आप कह सकती हैं, वहाँ पे क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा मसल नेक्रोसिस होना शुरू हो जाती है, एट्रोफाइड होना शुरू हो जाते हैं, आप कह सकते हैं तबाह होना शुरू हो जाते हैं। और वही बात आ गई कि बॉडी के ऊपर ज़ख्म से होना शुरू हो जाएंगे और ज़ख्म जो है एरप्टेड होंगे, ऐसे होगा कि जैसे बाहर से ज़ख्म फटा हुआ नज़र आएगा और अंदर से पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट कैमल की तरफ। कैमल के अंदर कौन कौन सी अलामात नज़र आती हैं। तो कैमल के अंदर मोस्टली होता है इंटरमिटेंट फीवर। इंटरमिटेंट फीवर से मुराद ये होता है कि बुखार का कुछ देर के लिए हो जाना या कुछ दिन के लिए हो जाना, फिर ठीक हो जाना, फिर हो जाना, फिर ठीक हो जाना, इसको हम बारी का बुखार भी कहते हैं। इस तरीके से इंटरमिटेंट फीवर जो है वो जानवर को होना शुरू हो जाता है। अनीमिया हो जाता है, वही चीज़ आगे कि बॉडी के अंदर खून की कमी होना शुरू हो जाती है। एडिमा ऑफ द डिपेंडेंट पार्ट्स, और जो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं बॉडी के जिस पे जानवर डिपेंड करता है, जिस पे जानवर वज़न डालता है, वहाँ पे एडिमा होना शुरू हो जाता है। अब आते हैं इसकी डायग्नोसिस की तरफ। जानवर को अगर ये बीमारी हो जाती है तो उसकी डायग्नोसिस किस तरीके से करते हैं। उसकी डायग्नोसिस के लिए हम कुछ अलामत हैं, कुछ मेथड हैं, जिसमें आता है हैंगिंग ड्रॉप मेथड। ये एक लेबॉर्ट्री टेक्निक है, उसके ज़रिए भी हम जो है जानवर की जो डिजीज़ उसको डायग्नोस कर सकते हैं, हैंगिंग ड्रॉप मेथड। उसके बाद आती है मर्क्यूरी क्लोराइड टेस्ट, ठीक है, इसके ज़रिए भी हम कर सकते हैं। फॉर्मोल जेल टेस्ट, इसके ज़रिए भी कर सकते हैं, और इसके अलावा स्टिल्पामाइड टेस्ट के ज़रिए भी हम इसकी डायग्नोसिस कर सकते हैं। और नॉर्मल तौर पर पहले भी मैंने बताया हाइपोग्लाइसीमिया और जानवर के अंदर अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल को टेस्ट किया जाएगा तो उसके ज़रिए भी हम बीमारी को डायग्नोस कर सकते हैं। अब आते हैं इसकी ट्रीटमेंट की तरफ। जानवर का इलाज किया जाता है। अगर किसी जानवर को ये बीमारी हो जाती है तो हर एक डिजीज़ की ड्रग ऑफ चॉइस होती है, ठीक है। अगर वो ड्रग ऑफ चॉइस इस्तेमाल कर ली जाए तो जानवर के जो ठीक होने के, जो रिकवर होने के चांस है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस बीमारी के अंदर क्विना पैरामीन सल्फेट जो है, ये इसका डोज रेट है 4 mg पर kg, 4 mg पर kg के लिहाज से हमने जानवर को ये लगाना है।
उसके बाद है डायमिनाजीन एसेचुरेट। जो डायमिनाजीन एसेचुरेट है ये आपने लगाना है 8 से 10 8 to 10 mg/kg बॉडी वेट के हिसाब से आपने लगा देना है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं कि अगर जानवरों को ये बीमारी हो जाती है या हम चाहते हैं कि जानवरों को ये बीमारी हो ही ना, तो उसके लिए हम क्या करना पड़ता है, कंट्रोल मेयर्स करना पड़ते हैं, एहतियाती तदबीर करना पड़ती हैं। उसके लिए हमें ये चाहिए कि हम क्या करें कि जो जानवर बीमार हो गया है उसको दूसरों से अलहदा कर लें, ठीक है। उसको शेड में दूसरे एक जगह बना लें, या आप क्या करें अगर फार्मर हैं या फार्म पे कह लें कि है जो स्टड फार्म होता है, घोड़ा का फार्म है, तो अगर वो आपका है या आपका कैमल फार्म है, तो जिस भी जानवर के अंदर आपको ये बीमारी महसूस होती है कि उसको ये हो रही है या हो चुकी है, तो उसको आपने क्या करना है, एक अलहदा शेड के ऊपर आपने कमरा सा बना लेना है एज ए हॉस्पिटल, और वहाँ जो भी हमारा जानवर उसको अलहदा कर देना है जब तक वो ठीक नहीं हो जाता। इस तरह से क्या होता है कि जो इन्फेक्शन है वो एक जानवर से दूसरे जानवरों में या पूरे हर्ड के अंदर नहीं फैलता है, और वहाँ उसका ट्रीटमेंट अलग से किया जाता रहता है, और उसके बाद जब ट्रीटमेंट होने के बाद उसको हम दोबारा से शेड में ला सकते हैं। इस तरह दूसरे जानवर क्या होते हैं, सेव हो जाते हैं। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, वेक्टर शुड बी कंट्रोल, जिसके ज़रिए बीमारी फैलती है, जिसमें मक्खियाँ होती हैं, जिसमें हम कह लें टिक्स वगैरह होते हैं, उनको हमें मुकम्मल तौर पर प्रॉपर ख़त्म कर देना चाहिए ताकि बीमारी आगे ना फैले। उसके अलावा हमें जिस बीमारी को जिनके अंदर बीमारियाँ फैल चुकी हैं उनको हमें डिटेक्ट करना चाहिए, उनको अच्छी तरह डिटेक्ट करने के बाद फिर ही हम उसको एस्पिरेट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो डिज़ीज़ मैं डिस्कस कर रहा था आपको समझ आ गई होगी, और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।